हेलो, वेलकम टू योर चैनल। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी पहले, ताकि आप लोगों को वो कंसेप्ट जो है वो इजीली अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। तो आज हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आई एम हैविंग अ गोल्ड, और मैं गोल्ड स्मिथ के पास गई और गोल्ड स्मिथ को मैंने कहा कि भी इसको आप इयर रिंग बना दीजिए और एक फिंगर रिंग बना दीजिए, या किसी भी और ऑर्नामेंट में व्हाट्स एवर यू वांट टू, आप उस ज्वेलरी में उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा चलो मार्केट आई हूँ तो एक सूट भी परचेज़ कर लेती हूँ। अब मैंने जो सूट परचेज़ किया वो एक अनस्टिच सूट था, तो उसके लिए ऑब्वियस है मुझे बुटीक जाना पड़ेगा उसको एक ऑर्डर करने के लिए, कि ताकि वो मेरे साइज़ का बना सके। जब तक मैंने सूट को परचेज़ किया तब तक मैं बायर थी, और जिस बंदे से मैंने लिया वो सेलर था। ले लेते हैं कि भी अगर मैंने गोल्ड मार्केट में जाके परचेज़ किया, आई एम द परचेज़र, और जो जिससे मैंने लिया यानी कि द जो गोल्ड स्मिथ है वो बंदा जो है वो सेलर है। अब ट्रांजैक्शन कैसे जा रहा है? अब जो बंदा बायर था वो उस चीज़ का ऑनर बन चुका है, वो उसका पोजेसरी राइट होल्ड कर रहा है। अब मान लीजिए जो मेरे पास कच्चा कपड़ा था, जब मैं बुटीक के पास गई और मैंने बुटीक वाले को दिया कि भी इसको मेरे आप नाप से सिल दीजिए, अब मैं यहाँ पर बेलर बन गई, सामने वाला बेली बन गया, क्योंकि उसको पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैंने कोई होमवर्क दिया। मेरे पास जो गोल्ड है मैंने उसको कहा कि इसको रिंग बना दीजिए या उसको इयरिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, तो सामने वाला बेली हो गया, मैं बेलर हो गई यहाँ पर, क्योंकि अगेन यहाँ पर मैंने उसे काम दिया है काम करने के लिए। दिस इज बेलमेंट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर 9 में सेक्शन 148 से लेके सेक्शन 171 और 180 से 181 में आपका बेलमेंट का डिस्कशन करता है। अब यहाँ पे एसेंशियल क्या है? आप डिलीवरी ऑफ द गुड्स है, आप किसी पर्पस के लिए गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं। सेकेंडली बात करता है जब काम पूरा हो गया, ऑब्वियस है आप वो सामान वापस करेंगे, और जितना पैसा आपका खर्च हुआ है वो पैसा आप उससे वापस लेंगे, आप सीधी सी बात है। ये रिटर्न ऑफ द गुड्स में आ जाएगा, और आपने जो काम कहा था वो उसने बंदे ने होमवर्क कर दिया। हमारे पास यहाँ पे कई केसेस हैं जिससे हम लोग बेलमेंट के प्रोविज़न को अच्छे से समझ सकते हैं। पहला केस हमारे पास 1998 का है, जो कि जगदीश चंद्र टेकाउ वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक का है। पेशावर में, जो कि अब पाकिस्तान का पार्ट है, प्लेंटिफ के फादर ने वहाँ पर एक अपना बॉक्स फुल ऑफ गोल्ड कितना था वो 480 तोलास, विच वॉज इक्वलेंट टू 5600 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। इसको एक बॉक्स में रखा, उसको रैप अप किया और पेशावर बैंक में दिया, ताकि वो वहाँ से लाहौर बैंक में आ सकता। और लाहौर से ये जो बॉक्स था ये फाइनली दिल्ली में आना था, दिल्ली बैंक में। और इन्होंने जो रैप किया था वहाँ पर पेशावर का पूरा टैग वगैरह लगा हुआ था कि भी वहाँ से सील होकर आया, लाहौर में आया। लाहौर से कहीं ओपन हुआ है बीच में बॉक्स, और नॉट ओनली इट वाज अनरैप्ड, लेकिन अंदर का जो गोल्ड था, सीधी सी बात है वो तो गायब होना ही था। अब जब वो बॉक्स दिल्ली आया, बॉक्स आ तो गया लेकिन अंदर का सामान यहाँ पर गायब था। इसका मतलब गोल्ड ऑफ था, नहीं था उन लोगों के पास अब गोल्ड वापस। अब यहाँ पर प्लेंटिफ ने अपना क्लेम करा कि या तो आप मुझे 480 तोला जो मेरा सोने का था, आप या तो मुझे वो दे दीजिए, या इसके इक्विलेंट 3,72,400 रुपीज़ उस टाइम में मुझे आप वो दे दीजिए। तो यहाँ पर मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल बाकायदा बैंक वाले जो हैं वो एक बेली का रोल प्ले कर रहे हैं, और जो प्लेंटिफ हैं जिन्होंने आपको सामान दिया वो बेलर हैं। तो यहाँ पर बेलमेंट है। आप दोनों चीज़ों में से आपको जो करे आप वो दे सकते हैं, आप चाहे गोल्ड वापस करो या आप उसके बदले में जो उनका इक्विवेलेंट अमाउंट है आप उसको वापस करिए। सेकेंड केस यहाँ पर हमारे पास आ जाता है अल्टसन वर्सेस निकोल्स का। आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा, जब बेसिकली वैसे ये फॉरेन कंट्रीज़ में यूजली होता है, आप जब एंटर करते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो वहाँ पर क्या एक होता है कि भी जब आप बैठने लगते हैं, अगर आप कोई भी अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं या इफ़ यू आर वियरिंग अ कोट, तो वो अपने कर्टसी के उस पर आके आपका कोट बाकायदा उतारते हैं और कोट को टांग देते हैं कि भी जब आप जाएंगे तो आप अपना सामान को लेके जाएं।
यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ। बंदे ने अंदर आया, कोट उसका लिया गया, जबकि उसको कहा नहीं गया था वेटर को कि भी आप मेरा कोट पकड़िए या उसको कहीं टांगिए, लेकिन वेटर ने अपनी ड्यूटी समझते हुए उस बंदे का कोट को उतारा और उसके जस्ट पीछे ही टांग दिया। सब कुछ ओवर हो गया, डायन ओवर हो गया। अब इसके बाद जब वो बंदा जाने लगा तो इसने देखा कि मेरे पीछे तो कोट था, अब कोट गायब है। उस बंदे ने उस बंदे को बुलाया कि भैया मेरा कोट कहाँ गया। उसने कहा भी मैंने तो आपके पीछे टांगा था, अब इसके आगे मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। अब बंदा जो है कोर्ट चला गया कि भाई मुझे आप, ये तो मेरा बेलमेंट है क्योंकि मैंने आपको कोट दिया है और आपने कोट टांगा भी है, तो अभी इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अगर कोई भी बंदा कोट ले जाएगा तो आप उसको जाने देंगे या आप मुझे बिना कोट के आप मुझे भेजेंगे। कोर्ट ने यहाँ पर भी बेलमेंट का प्रोविज़न माना और इसको कहा कि भी आप उसका कोर्ट का जितना भी लॉस हुआ है उस बंदे को आप वो वापस करिए। कई बार अब हमारे पास ऐसे भी सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पर कस्टडी आप ही के हाथ में है और अगर फिर नुकसान होता है, आपने दिया तो बेलमेंट के लिए ही था लेकिन आप उसकी कस्टडी होल्ड करके बैठे हुए, तो अब उस केस में क्या। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कालिया पोरुमल पिल्लाई वर्सेस विशाल लक्ष्मी का। यहाँ पर इस केस में क्या हुआ कि एक लेडी थी रादर, अब तो ख़त्म हो गई वो। एक लेडी है और उनके पास अपना पुराना गोल्ड था, तो उन्होंने गोल्ड स्मिथ को टाई अप किया कि भी मैं इस गोल्ड को मेल्ट करा के कुछ नया ऑर्नामेंट अपना ज्वेलरी वगैरह बनवाना चाहती हूँ। तो गोल्ड स्मिथ ने कहा नो प्रॉब्लम इन दैट, कोई बात नहीं, आप अपना गोल्ड ले आना। अगली का एक शर्त ये था कि भी आप इसको जिस बॉक्स में रखेंगे या मैं अपना बॉक्स लाऊंगी, मेरा रहेगा आपकी कस्टडी में, लेकिन उसकी चाबी मेरे पास रहेगी। आपके पास सिर्फ पोजेशन राइट रहेगा, आपके पास ऑनरशिप नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भी वो वहाँ पहुँच तो गई, कुछ टाइम तक वो जब भी जाती ताला खोलती, गोल्ड निकालती, उसको मेल्ट करवाती, वापस रखती, फिर ताला मारती और चल देती। ऐसा ये एपिसोड कई दिनों तक चलता रहा, आई गई वाला काम चलता रहा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक दिन हुआ चोरी और उनका माल गया। लेडी ने तो क्लेम करना ही था गोल्ड स्मिथ से कि जी मैं तो बेलर हूँ, आप बेली हो, बेलमेंट का प्रोविज़न यही कहता है ना, वो अब आप मेरा गोल्ड वापस करो। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने कहा कि भाई आपने पूरा ऑनरशिप उनको कब दिया था, कस्टडी तो होल्ड करके आप बैठे हुए थे। कोर्ट ने कहा यहाँ पे कोई बेलमेंट नहीं बनता। वहीं पे एक और केस आ जाता है हमारे पास जो कि बात करता है नेशनल बैंक ऑफ लाहौर वर्सेस सोहन लाल का। अब जैसे हमें पता है कि यूजली जो बैंक में लॉकर्स होते हैं वो ऑपरेट कैसे होते हैं, उनकी दो कीज़ होती हैं और एक जो कस्टमर होता है उनके पास होता है और एक की जो है वो बैंक अथॉरिटीज़ के पास रहता है, और दोनों कीज़ जब तक एक साथ लगते नहीं हैं तब तक वो लॉकर जो है वो खुलता नहीं है। अब यहाँ पे जो बैंक का एजेंट था, बैंक का एम्प्लॉय था, उस बंदे ने क्या किया कि अपने आप से एक चाबी जाके बनवा ली और जो प्लेंटिव था उसको ज़रूरत ही नहीं थी, उसने एक और चाबी अपना गेस करा लिया और वहाँ से जो अंदर का सामान था वो गायब हो गया। अब जब कुछ दिनों के बाद वो आता है बंदा अपना चेक करने के लिए, वैसे आप लोग भी जिनके घर भी लॉकर्स है या जिनके भी बैंक में लॉकर्स है, आप थॉरली प्लीज़ जब भी जाके चेक कर लिया करें, कहीं ऐसा गड़बड़ आप लोगों के साथ भी ना हो जाए। यहाँ पर वो बंदा जब गया उसने देखा कि अंदर लॉकर ही गायब है। मामला उठा, बैंक वालों ने तो प्लीज़ सीधा लेना ही लेना था कि भैया यहाँ तो बिना दो चाबियों के लॉकर खोल ही नहीं सकता, तो हमने कैसे खोल लिया, आपकी चाबी लगी है और आपने या तो सामान निकाला है। यहाँ पर पॉइंट्स उठे वाइकेरियस लायबिलिटी को लेके कि भाई आपके एजेंट के द्वारा फ्रॉड हुआ है तो आप उसके लिए लायबल हैं। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर बेलमेंट का भी उठ गया कि भाई देने वाला जो है, जिसका सामान आपके बैंक के अंदर है, वो तो बेलर है, आपकी सर्विसेज वो यूज़ कर रहा है, आपसे वो हेल्प ले रहा है, तो आप तो बेली हो गए। तो कोर्ट ने यहाँ पर बेलमेंट का प्रोविज़न माना और ये कहा कि उसका जो भी इक्विवेलेंट डैमेजेस उसको हुआ है आप उसे पे करिए। अब यहाँ पे कंसेप्ट और आ जाता है हमारे पास कि बेलर की क्या ड्यूटी है, यानी कि सेक्शन 150 के अंदर बेलर की क्या ड्यूटी, यानी कि जो बंदा अपना सामान दे रहा है उसकी क्या कोई ड्यूटी है या नहीं है। उसकी ड्यूटी बाकायदा बनती है। उसकी ड्यूटी कैसे बनती है कि अगर कोई भी डिफेक्ट है उस चीज़ को डिस्क्लोज करें। अगर कोई भी चीज़ अगर आप हायर में दे रहे हैं और अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, आपको चाहे पता हो या ना पता हो, उसको बताने की जिम्मेवारी आपकी ही बनेगी।
तो ये हमने देखा बेलर की ड्यूटी। अब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि रेसिप्रोकल गेम चलता है हमेशा, कोरिलेशन चलता है हमेशा। अगर बेलर की ड्यूटी है तो भाई बेली की भी ड्यूटी होगी। तो अब बेली की क्या ड्यूटी है? बेली की ड्यूटी सबसे पहले आता है कि भी वो जो गुड्स उसके पास बेल्ड किया गया है वो उसका रीजनेबल केयर करेगा, जो कि सेक्शन 151 से 152 में दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि भी कोई एक्यूरेसी गेम खेल रहा है, इट्स जस्ट एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन एक सामान का ध्यान कैसे रख सकता है, उस सामान को आपको भी वैसे ही ध्यान रखना है। तो इसका मतलब रीजनेबल केयर का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भी आपको 100/100 कुछ आना है, या कोई एक पैरामीटर है या कोई मेजरमेंट है, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल है, एक आम आदमी अपने सामान का ध्यान कैसे रखता उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये सिचुएशन अराइज हुई, तो आप कैसे रखते। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, फोडर जो गाय भैंस का चारा जो रखता है, मान लो कि भी उसने अभी ओपन में रखा है और मॉनसून है, पता है कि बारिश बता के तो आते नहीं आजकल, वैसे प्रिडिक्ट तो वेदर कास्ट वाले कर लेते हैं अपने, लेकिन अचानक भी कई बार इंद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं, बारिश आ जाती है। अब एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन मॉनसून के मौसम में क्या करता? या तो उस सामान को किसी शेड के नीचे ले आता, मतलब अगर एक रूम है तो रूम में ले आएगा, या अगर उसके पास शेड है तो उसको शेड में ट्रांसफर कर लेगा। तो व्हाट इज दिस? एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन ऐसे सिचुएशन में अपने सामान को बचाने के लिए क्या कर सकता था? वो यहाँ का गेम है। सेकेंडली बात यहाँ पर करता है कि भी वो अनऑथोराइज्ड यूज उस गुड्स का नहीं करेगा। मतलब जिस पर्पस के लिए सामान दिया है वो उसी पर्पस के लिए सामान देगा। जैसे अगर मैं पहले वाले अपने एग्जांपल पे हूँ, मैंने सूट सिलने को दिया, बंदी ने सूट सिल दिया, सूट सिलने के बाद रात को उसके घर कोई पार्टी थी या शादी थी, वो मेरा सूट ही पहन के चली गई। आपने क्या किया? अनऑथोराइज्ड यूज। ये आपका सेक्शन 153 से लेके 154 में है। आप बेलर के गुड्स के साथ अपने गुड्स को मिक्स नहीं करेंगे, ये 155 से 157 है। अगर आप कंसेंट से मिक्स करते हैं तो वो 155 में कहता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सामने वाले ने कंसेंट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब 156 कहता है कि अगर बिना कंसेंट के दिया है और उसको अगर आप अलग कर सकते हैं। बिना कंसेंट का मतलब जैसे एक मूंग दाल ले लीजिए और एक आप अरहर की दाल ले लो। आपने क्या किया? उनकी कंसेंट के बगैर आपने दोनों दालों को मिक्स कर दिया। कंसेंट तो लिया नहीं था, आपने मिक्स कर दिया। अब अगर आपका वो सेपरेट हो सकता है तो जो बेली साहब हैं उसका खर्चा तो उसी को बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि गड़बड़ तो उसी ने की है। सेकेंडली यहाँ पे सेक्शन आ जाता है हमारे पास 157 का, जो कि बात करता है कि अगर आपने यहाँ पर भी बिना कंसेंट के किया है और अगर अब वो सामान सेपरेट ही नहीं हो सकता, जैसे मस्टर्ड ऑयल में आप लोगों ने कोकोनट ऑयल मिला दिया, रिफाइंड ऑयल में आपने देसी घी मिला दिया, दीज कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब यहाँ पे जो लॉस होगा वो बेली बेयर करेगा। फिर यहाँ पे आ जाता है फोर्थली हमारे पास कि भी जब पर्पस फुलफिल हो गया, भाई रिटर्न द गुड्स। अब उसको रखने का क्या मतलब है? यहाँ पे सेक्शन आ जाता है 159 से 161 एंड 165 से 167। लास्टली आ जाता है ड्यूटी, यहाँ पे जो बात करता है कि भी आपके पास अगर कोई उस सामान को रखने के बाद किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट होता है तो या कोई इंक्रीज हुआ, आप उसे वापस कर दो, जो कि 163 में है। एक एग्जांपल दे के इसको समझा देती हूँ मैं, जैसे कि मे बी कई लोग शायद कोरिलेट कर जाए इस एग्जांपल से। ब्याने वाली गाय जो होती है, अब ब्याने वाली गाय मतलब होता है दैट काउ विच इज़ प्रेग्नेंट। अब आपने जब किसी को दिया, बेलर ने जब बेली को दिया कि भी मुझे 4 दिन के लिए बाहर जाना है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई काउ। पीछे से काउ ने बेबी डिलीवर कर दिया, काफ हमारे पास आ गया। अब जो बेली साहब है वो ये नहीं कह सकते कि आपने तो मुझे गैया दिया था, मैंने आपको गैया वापस कर दिया, उसके बच्चा आपने मेरे को नहीं दिया तो बच्चा मैं वापस आपको नहीं करूँगा। नाउ जो बच्चा है, जो काफ है, that is a profit or increase. You have to give the profit as well as any increase to the baler reward. फिर आ जाता है यहाँ पर हमारे पास कि भी बेली के क्या राइट्स हैं। भाई बेलर के राइट्स तो आपके पास समझ में आ ही गया कि भी जो अगर सामान फुलफिल हो गया तो आप उसका सामान वापस कर दो, लेकिन अब बेली की क्या राइट्स हैं? बेली का सबसे पहला राइट आता है कि नेसेसरी एक्सपेंसेस जो अगर उस पर लगा है आप उसको रिकवर कर लीजिए। यहाँ पर ये सेक्शन आता है 158 का।
अगर आपको कोई कंपनसेशन लेना है बेलर से तो आप वो कंपनसेशन ले सकते हैं, जो कि 164 में कहता है। थर्डली बात करता है कि आप उन गुड्स के ऊपर लियान कर सकते हैं, सेक्शन 170 एंड 171। हम एक नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगी मैं, जो एक अलग से प्रॉपर लियान को लेके मैं डिस्कशन करूंगी, क्योंकि लियान का एक अलग से बड़ा सही कंसेप्ट आ जाता है कि जनरल लियान किसको कहते हैं, पर्टिकुलर लियान किसको कहते हैं, तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी अलग से। फिर आता है आप रॉन्ग डूअर के खिलाफ सूट लेके जा सकते हैं, जो कि 180 में। अब रॉन्ग डूअर के खिलाफ सूट ले जाने का मतलब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि आपने अपनी कोई घड़ी बी को प्लेज किया है। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे जो वर्ड का इस्तेमाल किया दैट इज़ प्लेज। प्लेज एक टर्म है और एक मॉर्गेज एक टर्म है। मॉर्गेज टीपीए का पार्ट है, प्लेज कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। और जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखते हैं उसे मॉर्गेज कहते हैं। जैसे कि जमीन को गिरवी रखना, दैट इज मॉर्गेज। अगर आप किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ सिक्योरिटी रखते हैं उसे प्लेज कहा जाता है। इसका मतलब अगर हम बात करें, हम सोना गिरवी रख रहे हैं, दैट इज नॉट मॉर्गेज, दैट इज प्लेज। अब यहाँ पे आता है, जैसे कि मान लीजिए आपने अपना कोई सामान बी को प्लेज करा है, और बी से मान लेते हैं कि सी जो बंदा आया वो जबरदस्ती उसका सामान उठा के चला गया। सामान बी का नहीं था, सामान ए का था। अब बी जो है वो उस सी के खिलाफ, जो कि रॉन्ग डूअर है, उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहा, हम लोगों ने देखा कि भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट किसको कहते हैं। यूजली हम लोग डेली बेसिस पे कई बार कई चीज़ों में बेलमेंट करते हैं, लेकिन हम लोगों को एग्जैक्ट टर्म नहीं पता होता। अगर जैसे आपका फ़ैन ख़राब हो गया, आपने फ़ैन ठीक करने के लिए दे दिया, अब आप बेलर है, वो बेली है, अगर वो रिटर्न नहीं करता तो आपके पास क्या राइट्स है, उसके बाद आपके क्या राइट्स है, सामने वाले की क्या ड्यूटीज़ है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने अपना एक बेलमेंट के कंसेप्ट में डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।